नमस्कार दोस्तों, 3D स्क्वायर चैनल में आपका स्वागत है। माया के इस ट्यूटोरियल में हम यूज़र इंटरफेस और नेविगेशन के बारे में जानेंगे। बिगिनर्स के लिए यह ट्यूटोरियल बहुत उपयुक्त है, इसके लिए यह ट्यूटोरियल आप अंत तक जरूर देखिए। माया का जो यूआई है वो बेसिकली 3 सेक्शन में बटा हुआ है। जो ऊपर का सेक्शन है उसमें आप देख सकते हो सब मेनूज है, शेल्फ्स है और शॉर्टकट्स है, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप बीच में देखोगे तो टूलबार है, व्यूपोर्ट है, चैनल बॉक्स एडिटर और लेयर पैनल है। अगर आप सबसे नीचे देखोगे तो एनिमेशन टाइमलाइन और स्क्रिप्टिंग के रिलेटेड कुछ टूल्स है। तो दोस्तों, यह ट्यूटोरियल बहुत उपयुक्त होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेनू बार के रिलेटेड। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फाइल, एडिट, क्रिएट, सिलेक्ट, मॉडिफाई, डिस्प्ले, इस प्रकार के सब प्रकार के मेनूज है। आप अगर फाइल मेनू में जाओगे तो फाइल मेनू में न्यू सीन, ओपन सीन, सेव सीन, फिर एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ये सब ऑप्शंस है। ये सब ऑप्शंस हमें डिस्कवर करने हैं। ये जो सेक्शन है उसमें बहुत सारे मेन्यूज है। मेन्यूज का उपयोग हमें मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग इत्यादि सब चीज़ों में किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो मॉडलिंग टैब है, अभी रिसेंटली हम मॉडलिंग टैब में है। अगर मैं यहाँ से स्विच करता हूँ रिगिंग टैब में, तो आप देख सकते हो कि इसके अकॉर्डिंगली इसके जो मेनूज है वो चेंज हो रहे हैं। अगर मैं एनिमेशन के टैब में जाऊँ तो इसके अकॉर्डिंगली उसके जो मेनूज है वो चेंज हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टैब्स है, मतलब एफएक्स टैब, रेंडरिंग टैब, ये सब टैब आपके माया के वर्क में यूजफुल होने वाले हैं। अगर आप आगे देखोगे तो ये सब जो है वो शेल्फ है। ये स्कल्पटिंग के लिए, ये रिगिंग के लिए, ये एनिमेशन के लिए, ये रेंडरिंग के लिए, तो ये हर एक जो है वो शेल्फ है। शेल्फ का उपयोग बेसिकली हमारा जो माया का वर्कफ्लो है वो स्पीड अप करने के लिए होता है। मतलब माया में काम जो है वो बहुत जल्दी फास्ट वे में करने के लिए हम शेल्फ क्रिएट करते हैं। शेल्फ मतलब एक्चुअली जो है वो शॉर्टकट ही है। अगर आपको कोई भी शेल्फ क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको विंडोज मेनू में जाना होगा और नीचे सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करना होगा। तभी आप नीचे देखोगे कि शेल्फ एडिटर करके एक ऑप्शन है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, वो सेम ऑप्शन आपके यहाँ पे भी है। अगर आपको कस्टम शेल्फ क्रिएट करना है तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो आप खुद का कस्टम शेल्फ क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से सेव ऑल शेल्फ करने के बाद वो कस्टम शेल्फ सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो स्कल्पटिंग कस्टम शेल्फ आपका आ गया है। अगर आप कोई भी शॉर्टकट करना चाहते हो, उस मेनू में से जो शॉर्टकट है वो करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट और जो स्क्रॉल बार है उसके ऊपर क्लिक करना होगा, तो ऑटोमेटिकली वो सेव वाला जो ऑप्शन है वो इस कस्टम शेल्फ में आ जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो रेंडरिंग के ऑप्शंस है और यहाँ पे है वर्कस्पेस। वर्कस्पेस मतलब आप कौन से वर्कस्पेस में काम कर रहे हो। फिलहाल मैं माया क्लासिक में काम कर रहा हूँ, तो माया क्लासिक का वर्कस्पेस ऐसा है। अगर मुझे मॉडलिंग स्टैंडर्ड में जाना है तो मैं मॉडलिंग स्टैंडर्ड पे क्लिक कर सकता हूँ, तो मेरा जो वर्कस्पेस है वो ऐसा चेंज होगा। अगर मुझे मॉडलिंग एक्सपर्ट में जाना है तो मॉडलिंग एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो इसका जो वर्कस्पेस है वो इस प्रकार दिखेगा। आपने अगर कोई मॉडल बनाया है तो उसका यूवी एडिटिंग करना है तो आप डायरेक्टली यूवी एडिटिंग के वर्कस्पेस में जा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि आप जो भी काम कर रहे हो वो बहुत ही स्पीड अप तरीके से आप काम कर सकते हो। और अगर समझो अभी मैं माया क्लासिक में जाता हूँ और अगर मैंने
इस यूआई में कुछ चेंजेस कर दिए, तो अगर वो फिर से उसके इनिशियल स्टेज में लाने हैं तो क्या कैसे करेंगे? मतलब समझो मैंने यहाँ से हर एक सेक्शन को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे, कि इधर का जो ऑप्शन है मैंने यहाँ से यहाँ लेके आया, और इसको मैंने गलती से, ऐसी मिस्टेक हो जाती है, तो इसको अगर फिर से रीसेट करना है हमें, तो हमें फिर वर्कस्पेस मेनू में जाना पड़ेगा, और यहाँ से हमें रीसेट करंट वर्कस्पेस करके ऑप्शन है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। तभी आपका जो इनिशियल स्टेज में जैसा यूआई था वैसे ही उस स्टेज में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे टूल बार के बारे में। टूल बार का उपयोग बेसिकली माया में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, या फिर उसको रोटेशन, स्केल या मूवमेंट देने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला है वो सिलेक्शन टूल है। यहाँ पे मैं एक पॉलीगॉन ले रहा हूँ, क्यूब ले रहा हूँ मैं, और अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, कि जो सिलेक्शन टूल है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके ऊपर अगर मैं क्लिक भी करता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर इस पॉलीगॉन के ऊपर मैं ड्रैग करता हूँ उस ऑप्शन को तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली सिलेक्शन टूल ये कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का काम होता है। मैंने यहाँ पे मल्टीपल भी ऑब्जेक्ट ले लिए समझो, तो उसको सिलेक्शन करने का काम वो सिलेक्शन टूल कर देता है। यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे। और हमारा जो सेकेंड टूल है वो है लॉसो सिलेक्ट टूल। लॉसो सिलेक्ट टूल एक सिलेक्ट टूल का ही टाइप है। तो बेसिकली इसका काम यह है कि ये जो सिलेक्शन करता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये ड्रॉ करने के बाद ऐसा सिलेक्ट होता है। अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो वो डिसेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इस पे ऊपर ड्रॉ करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टूल के ऊपर चर्चा करेंगे, वो है मूव टूल। मूव टूल का बेसिकली इस्तेमाल माया में बहुत बार किया जाता है। इसके लिए आप मूव टूल सिलेक्ट करेंगे। मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद आपको 3 एक्सिस नजर आएंगे। 3 एक्सिस एक्चुअली एक्स वाई जेड है, और मूव टूल का उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करने के लिए किया जाता है। तो आप इसको देख सकते हो कि मैं इसको कौन से भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हूं, तो ये मूवमेंट हो रही है। अगर आपको इसका शॉर्टकट चाहिए तो शॉर्टकट इसका कीबोर्ड के ऊपर है W। अगर आप W प्रेस करोगे तो वो डायरेक्टली मूव टूल में चला जाएगा। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो इसका टूल सेटिंग्स पैनल ओपन होगा। आप इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, और यहाँ से अगर समझो आपने कुछ गलती कर दी है इसमें, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको रीसेट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू जो भी है वो रीसेट हो जाएगी इसमें। यहाँ से मैं क्लोज कर रहा हूँ। और नेक्स्ट हम जो टूल देखेंगे वो है रोटेशन टूल। रोटेशन टूल का इस्तेमाल माया में बेसिकली चीज़ों को रोटेट करने के लिए होता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसे मुझे रोटेट करना है, तो मैं इसके अकॉर्डिंगली, वो जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली रोटेट कर सकता हूँ। ये हमारे जितने भी एक्सेस है उसके अकॉर्डिंगली, अभी ये जेड एक्सेस है तो ये जेड एक्सेस में रोटेट हो रहा है। आप कौन से भी एक्सेस में आप इसको रोटेट कर सकते हो, इसके ऊपर कुछ लिमिटेशन नहीं है। अगर आपको ये जो एक्सिस है इसको कम ज़्यादा करना है, मतलब छोटा बड़ा करना है, तो कीबोर्ड के ऊपर आपको प्लस साइन करनी होगी या फिर माइनस साइन करनी होगी। अगर छोटा करना है तो माइनस साइन, अगर बड़ा करना है तो प्लस साइन। हम नॉर्मल कंडीशन में ही रखेंगे इसको। और इसका जो शॉर्टकट है वो है E। अगर आप कंप्यूटर के ऊपर E प्रेस करोगे तो डायरेक्टली वो रोटेशन टूल में चला जाएगा। नेक्स्ट टूल है हमारा स्केल टूल। स्केल टूल का इस्तेमाल किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल अप और स्केल डाउन करने में होता है।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इस डायरेक्शन में उसको स्केल कर रहा हूँ तो वो इस डायरेक्शन में स्केल हो रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन में उसको स्केल कर रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में स्केल हो रहा है। मतलब कि ये जो हर एक डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली आप स्केल भी उसको कर सकते हो। अगर मैं अपने मिडल में से उसको स्केल करना चाह रहे हो तो आप मिडल में से स्केल कर सकते हो, स्केल डाउन भी कर सकते हो। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है कि इस टूल को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों इसका जो शॉर्टकट है वो है आर। आर से आप उसको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों ये था टूल बार के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्यू पोर्ट हमारा, अगर समझो व्यू पोर्ट में हमको नेविगेशन करना है तो हम नेविगेट उसको कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी हम व्यू पोर्ट के बारे में जानेंगे। व्यू पोर्ट का इस्तेमाल बेसिकली माया में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या फिर उसको हर एक एंगल से देखने के लिए किया जाता है। हम यहाँ पे ये व्यू पोर्ट नेविगेट कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसे मुझे हर एक एंगल से, हर एक व्यू से देखना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो बेसिकली मुझे कीबोर्ड के ऊपर स्पेस बार क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, ऐसे जो व्यूज है वो आ गए हैं। अगर आपको इन व्यू के अंदर जाना है तो इसके ऊपर माउस का कर्सर लेके जाना होगा और फिर से एक बार स्पेस बार क्लिक करना होगा, तभी आप उस व्यू के अंदर जा सकते हो। अगर फिर से आपको बाहर निकलना है तो फिर से आपको स्पेस बार क्लिक करना होगा। और हमारा जो ये व्यू पोर्ट है वो प्रोस्पेक्टिव व्यू में है। अभी हम इसके नेविगेशन के बारे में जानेंगे। अगर समझो दोस्तों कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आपको हर एक एंगल से देखना है, तो बेसिकली दोस्तों आपको कीबोर्ड के ऊपर अल्ट प्रेस करके जो लेफ्ट माउस बटन है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हो कि ये हर एक एंगल से आप उसको देख सकते हो प्रोस्पेक्टिव व्यू में। अगर आपको जूम करना है उस ऑब्जेक्ट को तो राइट माउस बटन के ऊपर क्लिक करना होगा और अल्ट प्रेस करके उसको ड्रैग करना होगा। तो ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है। अगर आपको इसको पैन करना है तो अल्ट प्रेस करके इसका जो स्क्रॉल बार है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, तभी आप देख सकते हो कि ये पैन हो रहा है। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्क्रॉल करते वक्त किधर कौन सी भी डायरेक्शन में चला गया और आपको वो नज़र नहीं आ रहा है और आपको इनिशियल स्टेज में वो चाहिए, तो आप डायरेक्टली कीबोर्ड के ऊपर F प्रेस कर सकते हो। तो ये था व्यू पोर्ट के बारे में। तो नेक्स्ट हम आउटलाइनर के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली आउटलाइनर ये आपके जो प्रोस्पेक्टिव व्यू में कितने ऑब्जेक्ट है या फिर आपके सीन में कितने ऑब्जेक्ट है वो शो करने का काम करता है। जैसे कि अगर मुझे आउटलाइनर को यहाँ पे लाना है तो बेसिकली मुझे विंडोज मेनू में आउटलाइनर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हो ये जो है उसे आउटलाइनर कहते हैं। आउटलाइनर में आप देख सकते हो ये यहाँ पे आप पी क्यूब करके, हमारी जो शेप है उसका नाम है पी क्यूब। अगर आप उसको रीनेम करना चाहते हो तो रीनेम भी कर सकते हो। उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना होगा और यहाँ पे मैंने क्यूब करके डाला है और यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हो। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट मैंने ले लिए हैं, तो वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी शो करेंगे इसमें। ये हर एक का नाम वो अलग शो करेगा। अगर आपको इन सब ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है तो आपको सबको सिलेक्ट करना होगा सिलेक्शन टूल से और कंट्रोल जी दबाना होगा, तभी वो जितने भी ऑब्जेक्ट है वो ग्रुप हो जाएंगे और आप इस ग्रुप को नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट करके नाम दिया है, आप आपके पसंद का कौन सा भी नाम दे सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको इस सब ऑब्जेक्ट को इस ग्रुप के बाहर निकालना है तो आपको सबसे पहले उन सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा और कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट पी करके प्रेस करना होगा, तभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ग्रुप है वो सब आउटलाइनर के बाहर आ गया है। अगर आपने समझो और एक ऑब्जेक्ट ले लिया या फिर कोई लाइट ले ली, क्रिएट में जाने के बाद हम लाइट्स के ऊपर क्लिक करेंगे एम्बिएंट लाइट।
तो यहाँ पे एक लाइट आ गई। तो उस लाइट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटलाइनर में उस लाइट का आप ऑब्जेक्ट दे सकते हो। तो दोस्तों आउटलाइनर का काम यही है कि हर एक ऑब्जेक्ट को वो यहाँ पे दिखाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट को आप हाइड कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट को हाइड करना है तो उसको सिलेक्ट करना होगा और कंट्रोल एच क्लिक करना होगा। कंट्रोल एच से वो ऑब्जेक्ट हाइड हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हाइड हो गया है। अगर आप उसको अनहाइड करना चाहते हो तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और शिफ्ट एच करके कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करना होगा, तभी आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो बेसिकली यही था आउटलाइनर के बारे में। अभी नेक्स्ट हम चैनल बॉक्स एडिटर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे चैनल बॉक्स एडिटर के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे शेप्स है, उनको अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब चैनल बॉक्स एडिटर डायरेक्टली यहाँ से ओपन हो रहा है। तो बेसिकली दोस्तों चैनल बॉक्स एडिटर का काम ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है उनके यहाँ पे जितने भी ट्रांसलेट वैल्यू हो, रोटेशन वैल्यू हो और स्केल वैल्यू हो उसको मेंटेन रखना, या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एडिटिंग करना। तो दोस्तों अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूवमेंट दिया जेड एक्सिस में तो वो देखो -5.316, मतलब ये माइनस में जा रही है। अगर मैंने प्लस में कर दिया 5 करके तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो मैं चैनल बॉक्स एडिटर में उस स्केल वैल्यू के साथ थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे उसका स्केल वैल्यू देखो बढ़ रहा है और कम हो रहा है। फिर से उसके ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे आप देखोगे तो पॉलीक्यूब 1 करके एक ऑप्शन है। तो इससे आप उसकी हाइट, विड्थ, उसके डेप्थ मेंटेन कर सकते हो और उसके जो सब डिविजन्स है उसको आप बढ़ा सकते हो। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो विड्थ है उसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो बढ़ रहा है, हाइट भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है और डेप्थ भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है। आप यहाँ पे जितने भी वैल्यू पुट करोगे व्यूपोर्ट में अकॉर्डिंगली चेंजेस होते रहेंगे। तो बेसिकली मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ 1 और इसको फिर से सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट वैल्यू में भी 0 कर देता हूँ, मतलब वो उसके इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। अगर इसको आप सब डिवीजन देना चाहोगे तो सब डिवीजन भी दे सकते हो। पॉलीक्यूब के ऊपर मैंने फिर से क्लिक किया और सब डिवीजन विड्थ, हाइट, डेप्थ, और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे जो है वो एज लूप क्रिएट्स हो रहे हैं। ये जो एज है वो ऐड हो रहे हैं उसमें। और बेसिकली ये था चैनल बॉक्स एडिटर। इसके अकॉर्डिंगली आप आपके ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेयर। तो दोस्तों अभी हम लेयर पैनल के बारे में जानेंगे। माया में लेयर पैनल का इस्तेमाल किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड अनहाइड करने में या फिर उस ऑब्जेक्ट को अरेंज करने में किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रिड पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है। इसको अगर मुझे एक लेयर में डालना है तो बेसिकली मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में लेयर्स में जाने के बाद आपको लेयर्स के ऊपर क्लिक करना होगा और क्रिएट एम्प्टी लेयर इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, तभी यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर क्रिएट हो जाएगी। ये जो सिलेक्शन किया हुआ क्यूब है आपको इसको इसके अंदर डालना है, तो लेयर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा और ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे विजिबल बटन के ऊपर मैंने टर्न ऑफ करने के बाद वो क्यूब चला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे विजिबिलिटी का एक ऑप्शन है, प्लेबैक का एक ऑप्शन है। प्लेबैक का ऑप्शन आप टर्न ऑफ करोगे तो आप जब भी आपका एनिमेशन स्लाइडर के ऊपर प्ले बटन क्लिक करोगे तो वो जो क्यूब है वो आपको नज़र नहीं आएगा। इसके लिए प्लेबैक का ऑप्शन हमेशा ऑन रखना चाहिए।
तो दोस्तों आप देखोगे तो लेयर पैनल में दो प्रकार के मोड होते हैं, एक टेम्पलेट मोड और एक रेजिस्टेंस मोड। आप जब भी टेम्पलेट मोड को ऑन करोगे तभी आपको वो ऑब्जेक्ट वायरफ्रेम रिलेटेड दिखेगा। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहोगे तो वो व्यूपोर्ट के ऊपर सिलेक्ट होगा नहीं। तो ये होता है टेम्पलेट मोड। अगर आपको रेजिस्टेंस मोड ऑन करना है तो फिर से उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, तो ये कुछ शेडर मोड जैसा दिखेगा, बट ये भी सिलेक्ट नहीं होगा। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप नॉर्मल कर दोगे तो नॉर्मली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपको लेयर पैनल में किसी भी लेयर को रीनेम करना है तो उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जो भी नाम डाल रहे हो वो आप नाम डाल सकते हो। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के लिए क्यूब करके डाल रहा हूँ और यहाँ से सेव कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो क्यूब करके लेयर का रीनेम हो गया है। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस लेयर से डिस्कनेक्ट करना है या फिर इस ऑब्जेक्ट को मुझे इस लेयर से निकाल देना है तो सबसे पहले मुझे उसके ऊपर राइट क्लिक करके रिमूव सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हो कि मैं विजिबिलिटी का बटन ऑन ऑफ करके देख रहा हूँ तो व्यूपोर्ट के ऊपर कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आपको इस लेयर को भी डिलीट मारना है तो उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करके डिलीट लेयर करके ऑप्शन है, तो आप वहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो इस प्रकार से लेयर पैनल काम में आता है। आपके प्रोजेक्ट के अनुसार आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनिमेशन टाइमलाइन हमें कैसे प्रकार यूज़ करनी है। तो दोस्तों अभी हम एनिमेशन टाइमलाइन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 से लेके 200 तक के सब अंक है। तो इन अंकों को हम फ्रेम्स कहते हैं। फ्रेम्स बेसिकली आप कितने भी पुट कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें आप 300, 400 बट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली किया जाता है। यहाँ पे मैं 400 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे 200 पुट कर रहा हूँ। ये जितने भी फ्रेम्स रहते हैं वो आपके एनिमेशन के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली रहते हैं। और ये नीचे आप देखोगे इसको तो ये टाइम स्लाइडर है, मतलब कि एनिमेशन के जितने भी फ्रेम्स है उनको एडजस्ट करने के लिए ये टाइम स्लाइडर का उपयोग होता है। और आगे हम देखेंगे कि ये 24 फ्रेम पर सेकेंड है। आप आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली उसका जो फ्रेम पर सेकेंड है वो सेट कर सकते हो। यहाँ पे 25 भी है, 24 भी है, मतलब कि अलग अलग जो है वो आप सेट कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पे 24 फ्रेम पर सेकेंड ही रख रहा हूँ। और यहाँ पे है एनिमेशन लूपिंग। अगर कोई भी एनिमेशन आप कर रहे हो और वो लूप में आपको चाहिए तो ये लूपिंग का ऑप्शन है। और ये है ऑटो की। ऑटो की का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये अभी ऑफ है, ऑन जब भी करोगे तो यहाँ पे रेड मार्क क्रिएट होगा। और नीचे है वो स्क्रिप्टिंग के ऑप्शंस है। यहाँ पे मेल और पाइथन करके दो ऑप्शंस है। ये बेसिकली स्क्रिप्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे जो है वो स्क्रिप्ट एडिटर है। एडवांस स्क्रिप्टिंग के लिए स्क्रिप्ट एडिटर का यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर सकता हूँ। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक एनिमेशन करके देखेंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट फ्रेम के ऊपर एक की लगा रहा हूँ। इसको हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे और मैं दूसरे फ्रेम के ऊपर जाने के बाद इस ऑब्जेक्ट को मूव करूँगा और यहाँ पे एस प्रेस करूँगा। बेसिकली एस प्रेस करना मतलब उसको की फ्रेम देना होता है। उस फ्रेम के ऊपर वो की लग जाएगी। अगर मैं फिर से फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ और यहाँ से प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो है वो मूवमेंट हो रहा है। वो मतलब कि बेसिकली अपना जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे ऑटो की हम यहाँ से ऑन करेंगे और देखेंगे अगर आपने फिर से उसको मूवमेंट दे दिया तो यहाँ पे मुझे वो एस प्रेस करने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऑटोमेटिकली वो की लग जाएगी। तो बेसिकली दोस्तों ऑटो की का काम ये है कि किसी भी
ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देने के बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे की जनरेट कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आगे जाने के बाद उसको अलग डायरेक्शन में मैंने ड्रैग कर दिया, अलग डायरेक्शन में मैंने मूव कर दिया उसको, तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक की जनरेट होगी। तो बेसिकली ऑटो की का काम यही है कि ऑटोमेटिकली वो उसको की देना। और यहाँ पे जो है वो प्ले बटन है जिससे आप वो एनिमेशन को प्ले कर सकते हो। तो फिर से हम अपना जो एनिमेशन है वो उसको प्ले करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो होपफुली दोस्तों आज का यह ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना। और इस प्रकार के और भी वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए आप खुद का ख्याल रखें और 3D सीखते रहिए।